मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। और जब भी नेक्स्ट लेक्चर में आया करें आप तो पीछे वाला लेक्चर को देख के आए, ठीक है ना, क्योंकि लेक्चर्स है वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक तो यूनिट कन्वर्जन की। जो एसआई सिस्टम है उसके अंदर यूनिट कन्वर्जन में हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो उनकी बात कर रहे होंगे। तो हम आज के लेक्चर में कौन कौन से प्रीफिक्स हम यूज करते हैं एसआई सिस्टम के अंदर। इसके अलावा कुछ क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट कन्वर्जन है वो हमें समझनी है, ठीक है ना। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन के लिए क्या फैक्टर होता है वो सब हम आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो इन एसआई सिस्टम प्रीफिक्स यूज्ड आर द फॉलोइंग। ये सारे प्रीफिक्स है जो हम एसआई सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बेस ले लेते हैं। हमारा बेस हो जाएगा यहाँ से हमारा डेको। डेको इज 10⁻⁴, ठीक है। देखो डेको एक प्रीफिक्स होती है जिसका सिंबल होता है DA। स्मॉल d इज सिंबल फॉर डेको, और उसका जो मल्टीपल फैक्टर रहेगा वो रहेगा 10⁻⁴, ठीक है। सपोज हमारे पास दे दे कहीं पे भी 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेका का मतलब 10⁻1 मींस 10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। कुछ इस तरीके से हम यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे डेसी है। डेसी होता है 10⁻⁻²। उसके बाद सेंटी होता है वो होता है 10⁻⁻²। सपोज हमें दे दे कहीं पे 1 सेंटीमीटर और उसको मीटर में चेंज करना है, तो सेंटी कितना हो गया 10⁻⁻², ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻², यानी कि 0.01 मीटर, ठीक है। इसी तरह मिली और स्मॉल में जाएंगे तो हम मिली हो जाएगा और छोटा वो हो जाता है 10⁻⁻3। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रो, ठीक है। म्यू, इसका सिंबल होता है म्यू, ये कुछ इस तरीके से म्यू बोलते हैं। ये हो जाता है 10⁻⁶। जैसे हमें गिवन हो 1 माइक्रोमीटर मींस 10⁻⁻6 मीटर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट नैनो होता है 10⁻⁻9, ठीक है। पिको होता है 10⁻⁻12। फेम्टो होता है स्मॉल f इज द सिंबल 10⁻⁻15। तो ये कुछ इस तरीके से प्रीफिक्स है जो हमें किसी भी वैल्यूज को अगर छोटे में कन्वर्ट करना हो तो उनके लिए हम ये प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में अगर चेंज करना हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ लार्ज वैल्यूज के लिए हम यूज करेंगे प्रीफिक्स। अगर कोई वैल्यू लार्ज है उसे साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमें डिनोट करना है तो उसके लिए ये प्रीफिक्स यूज करेंगे। जैसे हेक्टो, इसका सिंबल होता है स्मॉल h, वो मल्टीपल फैक्टर होता है 10⁻²। इसी तरह किलो है, उसका होता है 10⁻3। जैसे हमें गिवन हो कि 10 kg, ठीक है, 10 किलो है, तो इसको ग्राम में चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा 10 × 10⁻³ ग्राम, यानी कि 10⁻⁴ ग्राम, 10,000 हो जाएगा। Got it? Next is mega. Mega is 10⁻⁶, कैपिटल सिंबल है कैपिटल M। गीगा कैपिटल G 10⁻⁹। टेरा कैपिटल T 10⁻12। नेक्स्ट पेटा 10⁻15 कैपिटल P। तो these are the prefix used in SI system, ठीक है। किसी भी वैल्यू को अगर लार्ज वैल्यू है या कोई बहुत ही स्मॉल वैल्यू है उसे साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमें चेंज करना हो तो उनके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास ये दे रखा है, हमारे पास ये दे रखा है 10 लाख मीटर, तो इसे इस तरीके से नोट करना एक बेवकूफ़ी होगी। हम इसे ऐसे डिनोट नहीं करेंगे। हम केमिस्ट्री की दुनिया में इसे ऐसे डिनोट ना करके हम काउंट कर लेंगे कितने जीरोज है। ये 6 जीरोज है, तो इसे हम लिख देंगे 1 मेगामीटर, 1 मेगामीटर। देखो क्योंकि 10⁻⁶ कितना होता है मेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर, तो इसे लिखेंगे हम मेगा। तो इस तरीके से एक लार्ज वैल्यू को, ठीक है ना, एक लार्ज वैल्यू को हम इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स हम ऐसे
चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ के आगे लगाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन के बारे में, ठीक है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेंथ की। लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है, उसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है हमारा मीटर। हमने पढ़ा है, कल की क्लास में डिस्कस किया था, एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, ठीक है। ओके, इसी तरह और भी यूनिट्स है, जैसे एफपीएस सिस्टम की हमने बात करी थी, उसमें होता है फीट। 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, जो फीट यूनिट है उसमें 12 इंच होते हैं। इसी तरह एक यूनिट होता है यार्ड। 1 यार्ड के अंदर 3 फीट होते हैं, ठीक है ना। जमीन वगैरह मापनी होती है उसमें यूज होता है यार्ड, गज बोला जाता है जिसे। इसके बाद माइल होता है, कोई बहुत सारी लार्ज डिस्टेंस हो, जैसे रोड वगैरह की डिस्टेंस मेजर करनी तो माइल में मेजर होती है, तो उसके अंदर होते हैं 5280 फीट, 5280 फीट, ठीक है। नेक्स्ट एक एंगस्ट्रॉम होता है, जो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी होती है उसके अंदर एंगस्ट्रॉम यूज होता है, ठीक है। उसके अंदर होता है 10⁻⁻10 मीटर, स्मॉल वैल्यू। और इसके अलावा 1 मीटर है, उसके अंदर होते हैं 39.37 इंचेस। और 1 माइल के अंदर किलोमीटर होते हैं 1.609, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1.61 किलोमीटर। So these are the basic units and their conversion for length. Next is mass. मास के लिए हमारे पास है, ठीक है। मास में जो एसआई यूनिट है वो होता है हमारा किलोग्राम केजी, ठीक है। इसके अलावा केजी को ग्राम में चेंज कर सकते हैं, 1000 ग्राम हो जाएगा 10⁻³ मिलीग्राम में चेंज कर सकते हैं, 1 मिलीग्राम में 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। ग्राम नहीं आएंगे, सॉरी, इसमें ग्राम आएंगे 10⁻³ ग्राम, ठीक है। मैट्रिक टन है, उसमें होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। इस तरह एक क्विंटल भी होता है, 1 क्विंटल, ठीक है। 1 क्विंटल है, उसमें होते हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये हम देसी भाषा में यूज करते हैं मन, उसके अंदर होते हैं 40 किलोग्राम, 40 केजी होते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है पाउंड। आईबी इज द सिंबल ऑफ पाउंड। हमने पाउंड भी यूज करते थे, एफपीएस सिस्टम में बात करी थी ना, वहाँ पे मास है वो पाउंड में मेजर होता है। तो पाउंड में 453 ग्राम होते हैं और 0.453 किलोग्राम होते हैं। इसी तरह 1 केजी के अंदर 2.205 पाउंड होते हैं। इसी तरह एक यूनिट है ये एएमयू। एएमयू इज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। जो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो भी पार्टिकल होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, तो उनको जब मेजर करना हो तो उन्हें एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट में हम मेजर करते हैं। और एएमयू इक्वल होता है 1.6 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट ये हम डिस्कस भी करेंगे, जो मोल कंसेप्ट आएगा उस टॉपिक में हम डिस्कस भी करेंगे कि 1 एएमयू निकाला कैसे गया, 1 एएमयू एक्चुअल में आया कहाँ से, किस तरीके से बना, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या यूनिट होते हैं हमारे पास, देखो वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है वो हो जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और तीनों ही क्या है इसमें लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ यानी मीटर इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब, ये एसआई यूनिट होगा। बट कॉमनली हम वॉल्यूम का यूनिट यूज करते हैं लीटर, ठीक है, लीटर यूनिट यूज करते हैं कॉमनली। तो इनके आपस में रिलेशन क्या है, 1 मीटर क्यूब है, उसके अंदर होते हैं 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब एरिया के अंदर 1000 लीटर कोई भी चीज आ सकती है। इसके अलावा 1 डेसीमीटर क्यूब है वो 1 लीटर के इक्वल होता है। इसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो होता है 10⁻³ लीटर के इक्वल, है ना, 10⁻³ लीटर। उसके बाद 1 फीट क्यूब भी हम निकाल सकते हैं, वो होता है 28.32 लीटर के इक्वल। इसके अलावा ये रिलेशन है 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है और 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, और 0.001 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। इसे 10⁻³ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एनर्जी है उसके भी यूनिट हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एनर्जी उसका सही यूनिट हो जाता है हमारा जूल, एनर्जी का सही यूनिट हो जाता है जूल, ठीक है। इसके बाद जूल है उसका एक स्मॉल यूनिट भी होता है अर्ग, ठीक है ना, तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग हो जाते हैं। इसके अलावा हम लीटर प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में भी हम इसे मेजर कर सकते हैं, वो हो जाएगा 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101.3 जूल, 101.3 जूल। इसके अलावा कॉमनली यूज्ड यूनिट है हमारा एनर्जी का, वो होता है कैलोरी, और 1 कैलोरी के अंदर
4.184 जूल, 4.184 जूल या 4.2 जूल होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोवोल्ट के टर्म में भी हम एनर्जी को मेजर करते हैं, तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। जितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के इक्वल होता है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसके बाद देखो हमारे पास प्रेशर के यूनिट है। ठीक है, प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एसआई सिस्टम में। तो जो प्रेशर का एसआई यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे बोला जाता है पास्कल। एसआई यूनिट इज पास्कल। ठीक है, इसके अलावा जो कॉमनली यूज यूनिट है वो है एटमॉस्फेरिक। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटीएम इक्वल होता है 760 टोर के इक्वल, टोर भी यूनिट होता है प्रेशर का, या फिर 760 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, हम मरकरी की हाइट की टर्म्स में भी हम प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, एट सी लेवल जब हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया तो वो 766 mm ऑफ एचजी हाइट के इक्वल आया। ठीक है ना, या फिर इसे 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, सभी देखने में मिलेगा। इसके अलावा जो पास्कल में रिलेशन एटमॉस्फेरिक का होता है 1 एटमॉस्फेरिक का वो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इक्वल होता है। ठीक है, पाउंड पर इंच स्क्वायर में भी कर सकते हैं, वो होता है 14.70 पाउंड पर इंच स्क्वायर। इसके अलावा 1 बार भी प्रेशर का यूनिट होता है जो कॉमनली देखने को मिलता है, वो होता है 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये यूनिट्स क्वांटिटीज के यूनिट्स और उनके यूनिट कन्वर्जन वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में रहते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी आगे जितने भी हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनमें इन सब का बहुत ही अच्छा रोल होगा। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन बहुत यूज करने को देखने को मिलेंगे, यूज करने पड़ेंगे हमें। तो आई थिंक इन सब यूनिट्स को आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, इसे अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे, इनका कन्वर्जन फैक्टर को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 2-4 बार इन्हें अच्छे से देखेंगे हम तो बहुत इजीली कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रीफिक्स हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से आपको करना है। ठीक है, ये भी बहुत यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे एटम क्या होता है। ठीक है, एटम के अंदर और कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मॉलिक्यूल के डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एटम क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि कल की क्लास में मैं डिस्कस किया था, एवरीथिंग इज मैटर, हर चीज़ है वो मैटर होती है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ मास होता है, बाहर होता है, और कुछ ना कुछ जगह स्थान घेरते हैं, स्पेस कवर करते हैं। ठीक है, और हमने ये बात भी करी थी मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिन्हें बोलते हैं हम एटम। तो एटम क्या हो जाएंगे, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। मैटर के वो स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली मतलब अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। एटम है वो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अकेला एटम है वो अनस्टेबल होता है। सपोज जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी क्या है, एक मैटर है। इस पोर्शन को ले लेता हूँ बोर्ड की, ये भी एक मैटर है। क्या ये बोर्ड एक कंटिन्यूअस मैटर है? नो, ये कंटिन्यूअस मैटर नहीं है, छोटे छोटे एटमों से मिलकर बना है। ये बोर्ड भी छोटे छोटे एटमों से मिलकर बना है। ठीक है, और जो ये अकेला एटम है ना, ये कभी भी इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंडिविजुअल ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होके ये पूरा मैटर को बनाते हैं। ठीक है, तो एक एटम है वो इस तरीके से होता है। अब देखो इस क्या हम एटम को देख सकते हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। क्या हम मैटर को देख सकते हैं? देखो मैं भी एटम से मिलकर बना हूँ, आप लोग भी एटम से मिलकर बने, चारों सब चीज़ें अपने चारों तरफ देखो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। बट क्या एटम को हम इंडिपेंडेंटली देख पा रहे हैं? नो, वी कैन नॉट सी। ठीक है, तो एटम को देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा जिसे बोलते हैं हम एसटीएम। एंड व्हाट इज एसटीएम? एसटीएम इज स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, एसटीएम क्या होता है? एसटीएम एक हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप होता है जिसे हम बोलते हैं स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप। इसकी हेल्प से ही हम एटम्स को देख पा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम एटम को नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। तो डाल्टन्स ने क्या बोला था? एटम इज
इंडिविजुअल। एटम है वो क्या होता है, इंडिविजुअल। डाल्टन ने बोला एटम इज इंडिविजुअल। ये एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते, इंडिविजुअल होता है एटम। बट ये बात बाद में रॉन्ग हो गई थी, ठीक है। बाद में लेटर जो साइंटिस्ट आए, ठीक है, बोहर वगैरह, जे थॉमसन आया, बोहर आया, नील्स बोहर, जे थॉमसन, इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये बात सही नहीं है कि एटम इंडिविजुअल है, ठीक है। एटम को भी ब्रेक किया जा सकता है, उसके अंदर भी उससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और वो पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे पास, सपोज ये एक एटम है तो इसके अंदर 3 सब एटॉमिक और फंडामेंटल पार्टिकल मिलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। एक एटम के अंदर भी 3 पार्टिकल और मिलते हैं हमें, सब एटॉमिक पार्टिकल जिन्हें होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है उस पर 0 चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, न्यूट्रल होता है, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मिलते कैसे एटम में, वो भी हम समझेंगे। सपोज ये हमारे पास एक एटम है, एटम है वो हमें राउंड शेप में मिलता है, उसके सेंटर में एक स्मॉल स्पेस होता है, स्मॉल पार्ट होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। एक एटम के सेंटर में जो जगह होती है उसे बोला जाता है न्यूक्लियस। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड है ना, सेल्स या ऑर्बिट्स बने होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्लोज सर्कुलर पार्ट बने होते हैं जिन्हें बोलते हैं सेल्स और ऑर्बिट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इनके अंदर हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और एक एटम है वो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मिलता है। एटम है वो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मिलता है, ठीक है। बिकॉज जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक एटम की कहानी कुछ इस तरीके से होती है। इसके अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं हमें, सब एटॉमिक और फंडामेंटल भी बोल देते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। सब एटॉमिक और फंडामेंटल पार्टिकल्स। देखो अभी हमने बात की कि एक एटम है उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी ये क्वेश्चन आता है कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम कैलकुलेट कैसे करें। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। कोई भी एटम या एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक एलिमेंट है उसका एक सिंबल होता है, हर एलिमेंट का एक सिंबल होगा। अभी तक हमारे पास जितने भी एलिमेंट है 118, 19 उन सबके कोई ना कोई सिंबल जरूर होंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी पहचान के लिए उसका एक एटॉमिक नंबर होता है जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर। उसका एक एटॉमिक मास या मास नंबर होता है 1, ठीक है। एक हर एक एलिमेंट का एक सिंबल होगा, एक्स स्टैंड फॉर सिंबल ऑफ एलिमेंट और एटम, जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और ए इज द मास नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो हर एक एलिमेंट का ये मिलेगा हमें। तो इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर जेड होता है उसी के इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसी के इक्वल क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। किसी भी एलिमेंट या एटम के अंदर जितने उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने क्या होंगे, प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्या है, जो एटॉमिक मास है या मास नंबर होता है वो सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। जो सम होता है वो जो मास होता है एटॉमिक मास या मास नंबर वो सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। तो यहाँ से हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह हम क्या रख सकते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक मास या मास नंबर दैट इज ए माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज एटॉमिक मास जेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अभी हमने क्या बात करी, देखो एक एटम है वो क्या होता है, एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोटॉन है उस पर हमने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा,
तभी तो एक एटम न्यूट्रल मिलेगा ना। एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब मिलेगा, जब उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव होगा, तभी तो मिलेगा। इसका मतलब ये होगा एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के अंदर, इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम की जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के अंदर हम सब एटॉमिक पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक दो एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन होता है 1H1। ठीक है, वैसे तो हाइड्रोजन हमें तीन फॉर्म में मिलता है, 1H1, 1H2 एंड 1H3। दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। इन्हें हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। 9th क्लास का कंसेप्ट है। वैसे तो ये पूरा, वैसे तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये एक्चुअल में 9th 10th क्लास में सीखने को मिलता है बच्चों को। बट जो बच्चे 9th 10th में अच्छे से नहीं कर पाए हैं, ठीक है, अपना बेस वीक है उनका, तो यहाँ से आप वो बच्चे बहुत अच्छे से अपना कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं चीज़ों को। ओके, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, अभी हमने बात करी आइसोटॉप। आइसोटॉप वो दिन जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। ओके, क्लियर। ओके, तो इस केस में देखो जितना एटॉमिक नंबर है Z इक्वल टू 1 है, उतने क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और उतने क्या हो जाएंगे प्रोटॉन। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अगर हमें निकालना है न्यूट्रॉन, तो वो कितने हो जाएंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 1 माइनस 1 0। तो इस केस में हाइड्रोजन का ये जो केस है इसको इसे बोलते हैं प्रोटियम। ठीक है, इस केस में प्रोटियम के केस में न्यूट्रॉन है वो 0 हो जाए। अगर इस केस में निकालना है न्यूट्रॉन तो 1 हो जाए, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2, इसमें 2 हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स के निकाल सकते हैं। जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास 23। ठीक है, तो इसमें एटॉमिक नंबर है 11, तो इतने तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे, क्योंकि ये इक्वल होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। उसके बाद हमारी बात आती है न्यूट्रॉन की, तो वो निकाल सकते हैं हम एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर, दैट इज 23 माइनस 11, दैट इज 12। तो कुछ इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को किसी भी एटम के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर आयन का केस हो तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझेंगे आयन होता क्या है। ठीक है, देखो आयन क्या होता है, आयन वो होते हैं जिनके ऊपर चार्ज हो, क्या हो, चार्ज, यानी कि चार्ज स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे, चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड आयन। ठीक है, अब चार्ज क्या हो सकते हैं, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। ठीक है, तो देखो कोई भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और नेगेटिव चार्ज कब आएगा ये हमें समझना है। ठीक है, तो अगर कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और उसे बोलेंगे हम कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन। ठीक है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा अगर, ठीक है ना, तो उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और उसे बोलेंगे हम एनायन। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सपोज कोई एलिमेंट एक्स है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा उतना चार्ज आ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1, 2 गए +2। ठीक है, अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यानी आयन स्पीशीज जो होती है, 4 स्पीशीज आयंस होते हैं, उनके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल को कैलकुलेट करना तो वो कैसे करें। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब भी आयन बनता है तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारी कहानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की चलेगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि जितनी भी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी हमें, ठीक है, जैसे 4th चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो हर जगह हमें इलेक्ट्रॉन का ही रोल दिखेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन दो तरीके से हो रहे हैं हमारे। एक तो क्या है कि जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट होगा, नो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है वो क्या होंगे, विल बी सेम। ठीक है ना, कि जब भी आयंस बनेंगे इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन होगा, तो उस केस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो जो इफेक्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, किस पे होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है,
तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी चेंज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वो चेंज होंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन चेंज कैसे होंगे वो देखना है। अब सपोज करो हमारे पास कोई एलिमेंट x है, ठीक है ना, अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, मान लो उसने अल्फा इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, तो उसके ऊपर अल्फा चार्ज आ जाएगा, अल्फा प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने बात किया लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन तो प्लस चार्ज आएगा, कैटायन बोलेंगे, ठीक है, और अल्फा इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अगर कोई एलिमेंट x है, उसने मान लो बीटा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, बीटा इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उस पे बीटा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बीटा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होगा, देखो जब भी इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर रहा है तो उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसमें उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें कैलकुलेट करने हैं इन आयंस, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो तो किसके इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर के होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो किसके इक्वल होंगे, वो हो जाएंगे एटॉमिक मास या मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर के। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें निकालने हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैसे न्यूट्रल एटम के अंदर तो होते हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, अगर क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जितना उसके एटॉमिक नंबर है उसमें से उतना ही इलेक्ट्रॉन, जैसे अल्फा इलेक्ट्रॉन है वो माइनस हो जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जितने बीटा इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए वो ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर पाएंगे आयंस के अंदर, ठीक है। सपोज अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन आयन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होता है, ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, जितना एटॉमिक नंबर है 8, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज आल्सो 8। बट इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की, तो देखो इसमें न्यूट्रल रहता है, ये न्यूट्रल रहता तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते, बट अभी -2 चार्ज है, बीटा इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम आयन है हमारे पास, एल्युमिनियम +3 में एग्जिस्ट करता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, मास होता है 27, ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन हो जाएंगे हमारे 13 जितना एटॉमिक नंबर है, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 27 - 13 यानी कि 14, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन नॉर्मली रहेंगे इसमें 13, बट अभी इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो ये माइनस हो जाएंगे, तो इसमें रहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक चार्ज स्पीशीज यानी आयन के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है वो हमें समझना है अच्छे से, ठीक है। अभी तक हमने बात करी है एटम और उसके अंदर प्रेजेंट सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ठीक है। अभी हम बात करेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है, किस तरीके से वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल है वो भी एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, ये भी कोई भी सब्सटेंस है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस which exist independently, ठीक है। देखो ये क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, बट जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, स्टेबल होता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल भी हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले जैसे हमारे पास होते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, तो मोनो एटॉमिक एलिमेंट वो होते हैं जिनके अंदर एक ही एटम है, जिनमें सिंगल एटम है। तो अभी आपका क्वेश्चन ये आ रहा है, सर अकेला एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यस, अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता, बट कुछ एटम हमारे पास, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं वो नेचर में पहले से हमें स्टेबल मिले हैं, उन्हें बोलते हैं नोबल गैस, ठीक है। तो नोबल गैस के एटम है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बाकियों के नहीं करते, उनके मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, एंड सो ऑन, दीज आर द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डायटोमिक, ठीक है।
डायटोमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके अंदर दो एटम जुड़े हैं, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है, HCl हो गया, HF हो गया, ठीक है। दीज आर द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, सबके अंदर दो एटम है। इसके अलावा ट्राइएटोमिक होते हैं जिनके अंदर तीन एटम्स हैं, ठीक है। ट्राइएटोमिक में जैसे ओजोन हो गया O3, इसके बाद H2 वाटर हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है। दीज आर द ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद पॉली एटॉमिक होते हैं जिनके अंदर तीन से ज्यादा एटम्स हो जाए, ठीक है ना। जैसे हमारा हो गया P4, फास्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, सल्फर एसिड, इसके अलावा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, ठीक है, एंड सो ऑन। तो दीज आर द पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अभी देखो इससे हम क्या एक बता सकते हैं, हम इनसे ये कंक्लूड कर सकते हैं, हम एटॉमिसिटी, एक टर्म आती है एटॉमिसिटी, उसे कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी हमें ये बताती है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो उसकी एटॉमिसिटी। सपोज इनमें मोनोटॉमिक में कितने हो जाएंगे 1, डायटोमिक में 2, दो एटम है देख सकते हो, ट्राइएटोमिक में 3, ठीक है। इसमें पॉलीएटॉमिक में फास्फोरस की 4 हो जाएगी, सल्फर की 8 हो जाएगी, इसकी 7 हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हैं हम इनके एटम्स को काउंट करो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो रहते हैं। आई थिंक आपको नेक्स्ट क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के अंदर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, एक कार्बन एटम है, दो ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास 12, इसका 8 और 16। तो अभी देखो इस कार्बन में हम निकाल लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, यहाँ पे कितने हैं 8 हैं, और दो ऑक्सीजन एटम है, तो 8 8 16, 16 और 6 22, 22 इलेक्ट्रॉन है। कि जितने भी एटम है ना उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम ऐड कर देंगे, सेम जैसे हम एटम के केस में कर रहे थे। इनमें जितने भी एक से ज्यादा एटम होंगे तो उनको हम ऐड कर देंगे सेम प्रोटॉन के लिए, वो भी 22 ही आएंगे आई थिंक, और न्यूट्रॉन है वो भी सेम 22 ही आएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स में। एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स है क्या? मॉलिक्यूल एक एटम्स का गुच्छा ही तो है जिसमें बहुत सारे एटम हैं, ठीक है ना। तो उनके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनको काउंट करके टोटल करके हम निकाल सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा सेशन, ठीक है। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, अपने क्लासमेट्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम JEE नीट BSc एग्रीकल्चर CO2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चीज़ों को बेसिक से समझना चाहते हैं, तो हमारे इस डायमंड बैच को ज्वाइन कीजिए। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, कंटिन्यूस पढ़ते रहिए, और जब भी नेक्स्ट क्लास में आए तो कृपया पीछे की जो भी पढ़ा है, आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उन्हें रिवाइज करके आए, क्योंकि लेक्चर आपने एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, चीज़ें यूज होती है आपकी, ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा कुछ टॉपिक कवर होंगे उसके बाद मैं आपको DPP प्रोवाइड करूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो भी आप करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेक्शन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।